उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के हमारे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आई थिंक आप पिछले वाले दोनों लेक्चर को रिवाइज करके आए होंगे। तो आज का लेक्चर हम शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास, या जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास भी बोला जाता है, और दूसरा बात करेंगे हम रिलेटिव एटॉमिक मास की। ठीक है, तो आज का लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक मास क्या होता है इसके बारे में, या एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है। तो एक्चुअल एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास और एक्चुअल एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, ओके। अभी एटॉमिक मास किसी भी एक एलिमेंट के एक एटम का होता है, तो इसे अगर हमें निकालना हो, कैलकुलेट करना हो, तो वो कैसे करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में समझा था, एक एलिमेंट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उस एलिमेंट का सिंबल होता है, उसके नीचे यहाँ पे हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है मास नंबर। ठीक है, तो उसके बाद हमने बात करी थी एक एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एटम का मास होगा वो इन सबके मास के सम के इक्वल होगा। ये तो होगा ना, अगर इस एटम का मास A है, ठीक है, तो इन सब जो एटॉमिक मास है तो वो क्या किसके इक्वल होगा, इन सब के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एटॉमिक मास होगा वो इक्वल टू होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मास का सम किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक मास के इक्वल। अभी नेक्स्ट देखो, हमने देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है। अगर हमारा ये न्यूट्रल एटम है, 0 चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो एक न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम के केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमारे इक्वल होते हैं डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर, A माइनस Z। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, ये जाना था किस तरीके से इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम कैलकुलेट करते हैं। अभी नेक्स्ट बात आती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कितना है। ठीक है, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है हमारा 9.1 × 10⁻28 ग्राम के ऊपर। ठीक है, ग्राम में बात करेंगे। इसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन है हमारा, जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कुछ होता है 1.673 × 10⁻24 ग्राम होता है। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है 1.675 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल ये क्या है, एक्चुअली में ये मास ऑफ वन, ये क्या है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह ये मास ऑफ वन प्रोटॉन है, इसी तरह ये भी मास ऑफ वन न्यूट्रॉन है। ये जो मास हमने डिस्कस किया है ये एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का है। ठीक है ना, तो इस मास को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है ना, ये बहुत यूज होगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होगा, तो इसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखो क्या है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, जो मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, देख सकते हैं, बस ये डिफरेंस आ रहा है इनके अंदर। ठीक है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है मास ऑफ न्यूट्रॉन से। और दूसरा हम क्या लिखते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 10⁻⁻28, इनका है 10⁻⁻24। तो इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत ही कम है। ठीक है, माइनस में वैल्यू अगर ज़्यादा है मीन्स वो लेस है। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो वेरी हायर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस कंपैरिजन में हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके इस वक्त में एक हम सपोज जैसे हमारे पास कोई वैल्यू 1000 है, अगर उसके अंदर हम 0.1 ऐड करें तो कोई फर्क आएगा, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर इन दोनों के मास के अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी देखो अगर हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है
तो वो कितना होगा? देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास ये है, बट अभी एक जनरल केस लेते हैं एटम में, अगर जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा? जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। जेड इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। इसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन के केस में जो मास एक प्रोटॉन का मास है उसको जितने प्रोटॉन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जेड से, जेड इंटू 1.6 इंटू 10⁻24। सेम केस इसमें हो जाएगा, ये भी, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस जेड, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो a माइनस जेड हो जाएगा, a माइनस जेड इंटू 1.6 इंटू 10⁻24, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारा एटॉमिक मास होगा, ठीक है। अभी देखो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, ये क्या है? नेगलेक्ट हो जाएगा, बहुत कम है इसकी वैल्यू, तो इसे हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो हो गया 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण तो मास हो गया 0, ठीक है। प्रोटॉन के कारण मास कितना हो जाएगा? जेड इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन a माइनस जेड इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। अब देखो ये आगे से हम सॉल्व करेंगे, ये प्लस का जेड इंटू दिस वैल्यू है, यहाँ से माइनस का जेड, तो ये दोनों ऑप्शन में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा? एटॉमिक मास बचेगा a इंटू में दिस वैल्यू, तो a इंटू में 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। एटॉमिक मास की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी, A इज इक्वल टू, एटॉमिक मास इज इक्वल टू A इंटू में जो भी मास नंबर होता है, A इज मास नंबर, जो भी एलिमेंट का मास नंबर होगा, अगर उसको हम 1.6 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा किसी भी एलिमेंट के एक एटम का। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, सिंपल है, ये ग्राम में हमने वैल्यू निकाली है, ठीक है। देखो अभी क्या है कि जो ये हमने मास निकाला है, ये हमने निकाला है बाय कैलकुलेशन। कैसे निकाला है? बाय कैलकुलेशन, तो इसे बोलते हैं हम थ्योरेटिकली। ये जो एटॉमिक मास निकला, ये निकला है थ्योरेटिकली वैल्यू है, ठीक है। थ्योरेटिकली वैल्यू है जो आई है वो आई है a इंटू में 1.6, जो भी था 1.67 था ना, 1.67 सॉरी, ठीक है, 1.67 था ये, इंटू 10⁻24 ये आ गई। बट अगर हम इसे एक्सपेरिमेंटली निकालें इसकी वैल्यू, अगर एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू निकाली जाए एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास की, तो वो वैल्यू आती है a इंटू में 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। वो वैल्यू कुछ इतनी आती है, इसमें भी 1.67 था, इसमें 1.66 है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि हमने पढ़ा है कि जो भी इस यूनिवर्स के अंदर है वो क्या है? मैटर, मास और एनर्जी दोनों ही है, ठीक है। तो मास एनर्जी आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन की इक्वेशन मास एनर्जी रिलेशन से हम कर सकते हैं इसे रिलेट, ठीक है ना, E इक्वल टू mc²। तो जब भी देखो, जब भी कोई एलिमेंट के एटम बनते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर जब ये एटम मिलते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी है ना लॉस हो जाती है। क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी होता है, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ठीक है, जिस कारण से ये मास है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ मास है वो एनर्जी के टर्म्स में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये डिफरेंस आया वो आया है लॉस इन एनर्जी के कारण। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एटॉमिक मास को हम कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो इसे और हम सिंपलीफाई करेंगे, इस एटॉमिक मास वैल्यू को, अगर कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है इसे इसको याद करने में, तो हम इसे और सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे भी देखते हैं। अभी देखो हमने क्या किया कि जो एटॉमिक मास आया हमारा, एटॉमिक मास वो आया हमारा a इंटू में 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है, ये वैल्यू आई ग्राम। अभी मैं इस एटॉमिक मास को ऐसे भी लिख सकता हूँ, a इंटू में amu लिख सकता हूँ, amu। व्हाट इज दिस amu? amu इज एटॉमिक मास यूनिट। amu क्या होता है हमारा? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। इसकी भी हम बात करेंगे अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है amu, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, amu में हम लिख सकते हैं इसे एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। या फिर आजकल इसे यूनिफाइड मास बोलते हैं, यू से भी डिनोट किया जाता है आजकल इसे यूनिफाइड मास, ठीक है ना, ये भी यूज किया जाता है। तो इस तरीके में ये लिख सकते हैं एटॉमिक मास को, ठीक है। तो अब देखो अभी इससे क्या रिलेट हो गया कि जो amu की जगह मैंने क्या इसकी जगह पे amu लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 amu है वो किसके इक्वल होता है?
1.67 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम के इक्वल। ठीक है, कल भी हमने इसकी बात करी थी जो हमने मास के अंदर जो यूनिट कन्वर्जन में पढ़े थे मास के रिलेशन आपस में, तो उसमें हमने एमयू को बात करी थी 1.67 into 10 raised to the power minus 24। ठीक है, तो 1 एमयू एटॉमिक मास यूनिट है वो 1.67 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम के इक्वल होता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। तो हम एटॉमिक मास को दो टर्म्स में लिख सकते हैं, एमयू के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसमें ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एलिमेंट का जो मास नंबर होता है, जैसे हम ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो जो ये मास नंबर है ए, ये इसका एमयू में मिलता है। किसे मिलता है? एमयू में। सपोज जैसे ऑक्सीजन के लिए होता है 16 देखने को मिलता है, तो वो 16 एमयू होता है। ठीक है, क्या होता है? 16 एमयू। अगर उसे ग्राम में निकालना है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास अगर ग्राम में निकालना है, तो उसके हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.67 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम से, ये ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह हम कार्बन के केस में देखते हैं, कार्बन का हो जाएगा 12 एमयू। हाइड्रोजन का केस लेंगे तो हाइड्रोजन के केस में हो जाएगा 1 एमयू। ठीक है, एमयू भी बोल सकते हैं, यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे फर्स्ट 30 एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट 30 एलिमेंट के एटॉमिक मास हमें याद करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका यूज होता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, कुछ केस में गिवन भी होते हैं, कुछ केस में गिवन नहीं होते हैं, तो उन्हें हम याद भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से, दोनों तरीके से हम ग्राम और एमयू में दोनों ही यूनिट्स के अंदर हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास याद कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या होता है? ठीक है ना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। किसी भी एलिमेंट के एटम का मास कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कार्बन को ही क्यों कंसीडर किया गया, बाकी और कोई एलिमेंट क्यों नहीं कंसीडर किया गया, कि कार्बन के रिस्पेक्ट में हम क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ कि स्टार्टिंग में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला गया था। ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, तो पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया गया था। ठीक है, बट जब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला तो क्या देखा गया कि जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आ रहे थे वो फ्रैक्शनल वैल्यू में आ रहे थे, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ठीक है ना, तो फिर कार्बन 12 आइसोटोप को चूज किया गया। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, हमें पता है, 612, 613 और 614, बट ये मोस्ट अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा यही मिलता है, तो इसका ही बेस लिया गया, इसे स्टैंडर्डाइज किया गया, कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड किया गया और उसके रिस्पेक्ट में ही बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को निकाला गया, तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसे कैसे निकाला गया? इसे निकालने के लिए एक बैलेंस ले लिया, पहले इस तरह के बैलेंस होते थे कुछ। ठीक है, गांव वगैरह में अभी भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी तो आजकल डिजिटल बैलेंस आ चुके हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के बैलेंस होते थे। ठीक है, इसमें नीडल होती थी, अगर ये बीच में सेंटर है बिल्कुल, ठीक है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल में अगर ये रहती है इस तरीके से, तो ये एक्यूरेट दोनों बैलेंस हो जाते थे, इक्वल बताते थे। तो इसमें क्या किया गया, यहाँ पे एक कार्बन का एटम ले लिया, यहाँ पे एक एटम ले लिया कार्बन 12 आइसोटोप वाला, ठीक है, 1 एटम, और इसके रिस्पेक्ट में इधर दूसरे एलिमेंट्स के जिनको मेजर करना था उनके एटम्स को यहाँ पे रखा गया। तो जब इसमें हाइड्रोजन के एटम रखे गए तो हाइड्रोजन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन एटम्स ने इसको बैलेंस किया। 12 हाइड्रोजन एटम्स, जब एक कार्बन एटम, कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम लिया गया तो उसको 12 हाइड्रोजन एटम्स ने बैलेंस किया गया। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 कार्बन 12 आइसोटोप इज इक्वल टू 12 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है ना, ये रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन का मास है ना, हाइड्रोजन का मास है वो होता है 1 AMU, सबसे लाइटेस्ट होता है जो हाइड्रोजन का मास होता है वो होता है 1 AMU। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 12 AMU लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1 कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 AMU, और यहाँ से 1 AMU क्या आ जाएगा, 1 AMU इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय इस 12 नीचे आ जाएगा 12th ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो इससे ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट है, 1 AMU है, वो किसके इक्वल होगा, 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप।
तो इसी तरीके से जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो बाकी एलिमेंट्स का कुछ इस तरीके से निकाला गया है। एक साइड हमने कार्बन को लिया, कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम, और बाकी एलिमेंट्स के एटम को उसके रिस्पेक्ट में मेजर किया गया, तो उससे हमें कुछ इस तरीके से मिला। ठीक है, और सिंपलीफाइड तरीके में हम इसे क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास को कि किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और जिस भी एलिमेंट का निकालना। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास रखेंगे, उसको 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 के मास से डिवाइड कर देंगे, तो उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, सपोज मान लो ये किसी भी एटम का कोई एलिमेंट एटम x है, ठीक है, उसका मास a है, z है, तो ये आता है हमारा AMU होता है। ठीक है, और ये 1/12 पार्ट निकालेंगे, ये किसके इक्वल होगा, 1 AMU के इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे AMU से AMU कैंसिल आ जाएगा, तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया। रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हमारा एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, न्यूमेरिकली एटॉमिक मास के इक्वल होगा। इसका क्या है, यूनिट नहीं होगा, यूनिट है वो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि AMU से AMU कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का, तो वो यूनिटलेस होगा, उसका यूनिट नहीं होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और वो किसके इक्वल होगी, जो उसका मास नंबर है उसी के इक्वल होगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के हमने लेक्चर में जाना एक तो AAM, ठीक है, एक्चुअल एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, दूसरा हमने जाना RAM, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से करेंगे, इसका बहुत यूज होने वाला है। आगे वाला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मोल कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो जितनी भी कैलकुलेशन होती है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, वो सारी मोल कंसेप्ट के अंडर ही आती है। ठीक है ना, तो उस कंसेप्ट को हमें बहुत अच्छे से समझना है, उसके अंदर यूज होने वाले हैं ये सारे टॉपिक। ठीक है, तो इसे अच्छे से करेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।